जाओ मम्मी और श्राप की कहानियां। पिरामिड का सबसे बड़ा राज वो है जो तुम्हारी आंखों के सामने है पर दिखता नहीं। जब ये बना तो ये इतना सफेद और चमकदार था कि इसे 150 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या सर्दी क्यों ना हो। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक टाइम कैप्सूल है। इसकी लोकेशन पृथ्वी के लैंड मास का सेंटर है और इसकी साइड्स ट्रू नॉर्थ को पॉइंट करती हैं। मगर इतनी परफेक्शन, इतनी इंजीनियरिंग और अंदर से क्या मिला? कुछ नहीं। न कोई खजाना, न कोई राजा और न ही कोई मम्मी। तो फिर 30 लाख पत्थरों का ये पहाड़ आखिर है क्या? एक कब्र, एक पावर प्लांट या किसी और दुनिया के लिए एक मैसेज? तो चलो आज इस 4500 साल पुराने कोड को डिकोड करते हैं। मिस्र के कायरो शहर के बाहर रेगिस्तान के किनारे गीजा प्लेटो पर खड़ा ये पिरामिड सिर्फ पत्थरों का स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, एक स्पिरिचुअल मशीन था और शायद एक सिविलाइजेशनल अनाउंसमेंट भी। इसे चौथी डायनेस्टी के फेरो खुफू यानी ग्रीक नाम से चियोप्स के लिए लगभग 2580 से 2560 बीसीई के बीच बनाया गया माना जाता है। उस समय इजिप्ट कोई बिखरा हुआ इलाका नहीं था बल्कि एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड राज्य था जिसके पास सेंट्रलाइज्ड पावर, टैक्सेशन सिस्टम, लेबर मैनेजमेंट और रिलीजियस अथॉरिटी थी। फेरो को सिर्फ राजा नहीं, डिवाइन ऑर्डर का गार्डियन माना जाता था। इसलिए उसकी कब्र सिर्फ दफनाने की जगह नहीं थी बल्कि मरने के बाद नई दुनिया में जाने का रास्ता मानी जाती थी। लेकिन जब एक समाज मौत को अमृता में बदलने की कोशिश करता है तब उसकी आर्किटेक्चर भी ऑर्डिनरी नहीं रहती। और यही ग्रेट पिरामिड इतिहास से निकलकर मिथ की टेरिटरी में प्रवेश कर जाता है। आज हम इसे धूल भरे पत्थरों की तरह देखते हैं, लेकिन जब ये नया बना होगा तब इसका लुक बिल्कुल अलग रहा होगा। इसकी आउटर केसिंग पॉलिश्ड व्हाइट टूरा लाइमस्टोन से ढकी थी जो सूरज की रोशनी में चमकती होगी। कई हिस्टोरियंस के अनुसार दूर से ये एक आर्टिफिशियल सनबीम जैसा दिखता रहा होगा, जैसे रेगिस्तान के बीच कोई जियोमेट्रिक माउंटेन खड़ा हो। इसकी ओरिजिनल हाइट लगभग 146.6 मीटर थी जो आज इरोजन और केसिंग स्टोन्स के हट जाने के बाद लगभग 138.8 मीटर रह गई है। इसके बेस की हर साइड करीब 230 मीटर लंबी है। अगर आप इसे सिर्फ टूम कहकर आगे बढ़ जाते हैं तो आप कहानी का आधा हिस्सा शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। इतनी सटीक बनावट और इतना बड़ा आकार, वो भी बिना क्रेन, बिना आयरन टूल्स और बिना जीपीएस के। क्योंकि असली सवाल ये नहीं कि ये बड़ा है, असली सवाल ये है कि इसे इतना असंभव क्यों बनाया गया। ये सच में ऐसा ही था या नहीं? यहीं से श्राप या सच वाली कहानी सामने आती है। दुनिया भर में ये बात फैलती है कि ग्रेट पिरामिड के अंदर की मम्मी को छेड़ने वाले लोग अजीब हालात में मरने लगे, लेकिन फैक्चुअल रिकॉर्ड हमें एक अलग तस्वीर दिखाता है। सबसे पहले ग्रेट पिरामिड के अंदर से खुफू की मम्मी कभी रिकवर नहीं हुई। उसका ताबूत तो मिला लेकिन उसके अंदर शव नहीं था। दरअसल फेरोज कर्स की जो सबसे मशहूर कहानी है वो ज्यादा सीधे तौर पर 1922 में हावर्ड कार्टर द्वारा खोजी गई टूटनखमुन की टूम से जुड़ा हुआ है, जो गीजा में नहीं, वैली ऑफ द किंग्स में थी। समय के साथ पॉपुलर कल्चर ने अलग अलग इजिप्शियन टूम स्टोरीज को मिलाकर एक कलेक्टिव मिथ बना दिया, यानी लोगों की मेमोरी में इजिप्ट, मम्मी, श्राप और पिरामिड एक ही सिनेमैटिक पैकेज बन गए। और सच कहें तो इसी कंफ्यूजन ने मिस्ट्री को जिंदा रखा। लेकिन अगर श्राप की कहानी फैक्चुअल नहीं तो फिर वो इतनी पावरफुल क्यों लगती है? टूटनखामुन की टूम मिलने के कुछ महीनों बाद उसके पेट्रन लॉर्ड कार्नारवन की मौत हो गई। फिर बाद में मीडिया ने इस पूरी कहानी को श्राप बनाकर पेश कर दिया। न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइंस बेची, रीडर्स ने डर खरीदा और दुनिया ने इसे एक कहानी मान लिया। लेकिन बाद के स्टडीज में ये नहीं मिला कि टूम से जुड़े लोगों की डेथ रेट किसी सुपरनैचुरल पैटर्न को साबित करती हो। कई लोग दशकों तक जिए। कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि सील्ड टूम्स में फंगस, बैक्टीरिया, मोल्ड स्पोर्स या टॉक्सिक गैसेस हो सकते हैं जो कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन कुछ केसेस में पॉसिबल है, लेकिन हर कहानी पर फिट नहीं बैठती।
ग्रेट पिरामिड के मामले में भी पुरानी खोजों के दौरान अंधेरे पैसेज, बंद हवा, घुटन और एंशिएंट लिखावट का मानसिक असर बहुत गहरा रहा होगा। इंसानी दिमाग पैटर्न ढूंढता है, खासकर तब जब जगह पहले से ही पवित्र, अजीब और साइलेंट हो। और कभी कभी मिस्ट्री का सबसे बड़ा सोर्स पत्थर नहीं, हमारी समझ होता है, जिसे पुरानी दुनिया श्राप कहती थी। आधुनिक दुनिया उसी चीज को कल्चरल वायोलेशन और हेरिटेज एथिक्स की भाषा में समझती है, और यही मिस्ट्री का डर एक मॉरल सवाल में बदल जाता है। लेकिन चाहे श्राप सच हो या न हो, ग्रेट पिरामिड की सबसे बड़ी पहेली फिर भी कंस्ट्रक्शन ही है। लगभग 30 से 25 लाख स्टोन ब्लॉक्स, जिनका एवरेज वेट 2 से 3 टन के बीच माना जाता है, और कुछ ग्रेनाइट ब्लॉक्स 50 टन से भी ज्यादा है। ये सुनते ही दिमाग में सीधा सवाल आता है, बिना मॉडर्न मशीन से ये कैसे हुआ? लंबे समय तक एक पॉपुलर मिथ रहा कि इसे स्लेव्स यानी गुलामों ने बनाया, लेकिन आर्कियोलॉजी ने इस कहानी को काफी हद तक बदल दिया। गीजा के पास वर्कर्स विलेज, बेकरीज, स्टोरेज एरियाज, एनिमल बोन्स, टूल्स और लेबरर्स के कब्रिस्तान मिले हैं, जो बताते हैं कि यहाँ ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स काम करती थी। ये लोग शायद स्किल्ड वर्कर्स, क्राफ्ट्समैन, स्टोन हॉलर्स और सीजनल लेबरर्स थे, जिन्हें सरकारी राशन, फूड और हाउसिंग देती थी। यानी पिरामिड सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेशन, सप्लाई चेन और पॉलिटिकल पावर का मास्टर क्लास भी था। और जब आप इस स्केल को समझते हैं, तब एलियन थ्योरी से पहले ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की ताकत नजर आने लगती है। नाइल नदी इस पूरी कहानी की हिडन हाईवे थी। कुछ पत्थर गीजा प्लेटो के पास की क्वारी से आए, फाइन केसिंग स्टोन्स टूरा से लाए गए, और भारी ग्रेनाइट ब्लॉक्स अस्वान से, जो सैकड़ों किलोमीटर दक्षिण में है। फ्लड सीजन के दौरान नाइल नदी का पानी ट्रांसपोर्ट के लिए आइडियल होता था। रीसेंट जियो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च ने सिग्नल दिए हैं कि प्राचीन समय में नाइल की एक ग्रुप गीजा प्लेटो के और करीब आती थी, जिससे भारी पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक लाना आसान हुआ होगा। जमीन पर ट्रांसपोर्ट के लिए लकड़ी की स्लेजेस इस्तेमाल होने के प्रमाण हैं। एक प्रसिद्ध प्राचीन चित्र में वर्कर स्टोन स्टैच्यू वाली स्लेज के आगे रेत पर पानी डालते दिखते हैं। मॉडर्न एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि गीली रेत घर्षण को कम कर सकती है, जिससे भारी पत्थरों को खींचना आसान हो जाता है। यानी कम फोर्स में भारी ब्लॉक खिसक सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि काम आसान था, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एंशिएंट बिल्डर्स नेचर, मटेरियल बिहेवियर और मैन पावर कोऑर्डिनेशन को प्रैक्टिकली समझते थे। लेकिन ट्रांसपोर्ट समझ लेने के बाद भी एक सवाल बचता है, इन ब्लॉक्स को ऊपर चढ़ाया कैसे गया? यहीं रैंप थियरीज आती हैं, और यहीं डिबेट सबसे इंटेंस हो जाती है। स्ट्रेट रैंप, जिग-जैग रैंप, स्पाइरल रैंप, इंटरनल रैंप, लीवरिंग सिस्टम, अलग अलग मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं, लेकिन किसी एक थियोरी पर पूरी तरह से सहमत नहीं है। शायद वजह यह है कि उत्तर एक नहीं, कई टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन रहा हो। पिरामिड का लोअर पार्ट एक तरह से बना हो, जबकि अपर पार्ट बिल्कुल अलग तकनीक और बनावट को दर्शाता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर्स बाद में अलग कर दिए गए होंगे, इसलिए डायरेक्ट एविडेंस कम मिले हैं। एंशिएंट इजिप्ट अक्सर हमें फाइनल मॉन्यूमेंट देता है, प्रोसेस नहीं। फिर भी एक बात लगभग क्लियर है, ये रैंडम ट्रायल एंड एरर नहीं था। मेजरमेंट्स, लेवलिंग, क्वारी प्लानिंग, वर्कफोर्स रोटेशन, फूड प्रोविजनिंग, टूल रिपेयर, अलाइनमेंट चेक्स, ये सब डेकेड्स तक चलता रहा। 4500 साल पहले का एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें डिले का मतलब सिर्फ बजट इशू नहीं, बल्कि भगवान की दी हुई सत्ता पर सवाल भी हो सकता था। और शायद यही प्रेशर इसकी सटीकता का असली फ्यूल था। अब बात उस प्रिसीजन की जिसने साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर दिया है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को चारों कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ बहुत ही सटीक तरीके से अलाइन किया गया है। इसका डिविएशन ट्रू नॉर्थ से सिर्फ कुछ आर्क मिनट्स के आसपास माना जाता है। मॉडर्न कंपास असल में मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है, ट्रू नॉर्थ नहीं। और पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड समय और जगह के हिसाब से बदलता रहता है, इसलिए कंपास से भी ज्यादा एक्यूरेट कहना थोड़ा ड्रामेटिक तो लगता है, लेकिन पूरी तरह साइंटिफिक नहीं है। सही बात यह है कि इस पिरामिड को ट्रू नॉर्थ के बहुत करीब अलाइन किया गया था, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आखिर एंशिएंट इजिप्शियंस ने ये कैसे किया होगा? एक मजबूत संभावना ये है
कि उन्होंने सरकमपोलर स्टार्स, ऐसे तारे जो कभी डूबते नहीं, उनके ही मदद से डायरेक्शन निकाली गई। कुछ लोग सोलर शैडो मेथड यानी सूरज की छाया से दिशा निकालने की भी बात करते हैं। तरीका चाहे जो भी रहा हो, रिजल्ट इतना प्रिसाइज है कि यह स्ट्रक्चर सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि कॉस्मोस को समझकर बनाया गया लगता है। और यहीं पर आर्किटेक्चर, खगोल, गणित और सत्ता सब एक साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं। ग्रेट पिरामिड के डायमेंशंस में लोग पाई और गोल्डन रेशियो के संकेत देखते हैं। इसका हाइट और बेस पेरीमीटर का रेशियो लगभग 2 पाई के करीब आता है। कुछ लोग इसे गोल्डन रेशियो से भी जोड़ते हैं। क्या इजिप्शियंस ने यह सब जानबूझकर एनकोड किया था? इस पर कोई क्लियर एग्रीमेंट नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे कोइंसिडेंस नहीं बल्कि प्रैक्टिकल जियोमेट्री मानते हैं। इजिप्शियंस सेकेड जैसी सिंपल स्लोप सिस्टम का इस्तेमाल करते थे जिसमें एंगल को इजी मेजरमेंट्स में समझा जाता था। पुराने मैथमेटिकल टेक्स्ट्स भी दिखाते हैं कि उनकी मैथ काफी एडवांस थी, लेकिन यह कहना कि उन्होंने मॉडर्न कॉन्स्टेंट्स को डिलिबरेटली पिरामिड में छिपाया अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है। ग्रेट पिरामिड का इंटीरियर बाहर की सिंप्लिसिटी से बिल्कुल अलग है। इसमें डिसेंडिंग पैसेज है, एक अधूरा सा सबटेरेनियन चेंबर है, फिर असेंडिंग पैसेज, ग्रैंड गैलरी तथा कथित क्वींस चेंबर और ग्रेनाइट से बना किंग्स चेंबर। क्वींस चेंबर नाम एक्चुअली बाद के विजिटर्स ने दिया। वहां किसी क्वीन का दफन प्रमाण नहीं है। किंग्स चेंबर के ऊपर रिलीविंग चेंबर्स हैं जो ऊपर के वजन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाए गए थे। ग्रैंड गैलरी लगभग 8.6 मीटर ऊंची है और इसकी शेप खुद में इंजीनियरिंग पजल जैसी लगती है। फिर वे संकरे शाफ्ट्स हैं जिन्हें कभी वेंटिलेशन, कभी सिंबॉलिक स्टार पैसेजेस माना गया। अगर पिरामिड सिर्फ दफन के लिए बनाई गई होती तो इसका डिजाइन और लेआउट इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों? ग्रेट पिरामिड बाहर से शांत है, लेकिन अंदर वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्टोन में एक कोडेड जर्नी लिख दी हो। और शायद इसी कोडेड फीलिंग ने हिडन चेंबर्स की कहानियों को जन्म दिया। एक्सप्लोरेशन का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। 9वीं सदी में एबसिड कैलिफ अल मामून के नाम से जुड़ा एक फोर्स्ड एंट्री टनल आज भी देखा जा सकता है। बाद की सदियों में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स, इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स अंदर गए, मेजरमेंट्स लिए, मैप्स बनाए, थ्योरीज दी। 19वीं सदी में हार्वर्ड वाइज ने ब्लास्टिंग तक करवाई जो आज की स्टैंडर्ड से अनएक्सेप्टेबल मानी जाएगी। उनके द्वारा खोजे गए रिलीविंग चेंबर्स में क्वारी मार्क्स मिले जिनमें खूफू का नाम भी शामिल था और यही ग्रेट पिरामिड को खूफू से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण एविडेंस बना। लेकिन यह भी सच है कि उस दौर की आर्कियोलॉजी अक्सर प्रेजर्वेशन से ज्यादा डिस्कवरी ड्रिवन थी। आज अगर कोई ऐसे ब्लास्ट टेक्निक्स यूज करे तो ग्लोबल आउटरीच हो। यही रीजन है कि मॉडर्न रिसर्च का फोकस कम डैमेज, ज्यादा डेटा पर है। और यही बदलाव हमें उस रीसेंट डिस्कवरी तक ले जाता है जिसने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। 2017 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट ने मुऑन टोमोग्राफी की मदद से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर एक बड़ा हिडन वॉइड डिटेक्ट किया। मॉन्स ऐसे इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जो पृथ्वी से गुजरते हुए पत्थरों के अंदर की डेंसिटी बताते हैं, यानी एक तरह का नेचुरल सीटी स्कैन। इस स्कैन में ग्रैंड गैलरी के ऊपर करीब 30 मीटर लंबा खाली स्पेस मिला और 2023 में नॉर्थ साइड के पास एक और छोटा हिडन कॉरिडोर भी आइडेंटिफाई हुआ। सबसे खास बात, ये सब बिना खुदाई के सिर्फ एडवांस्ड इमेजिंग से पता चला। अब बड़ा सवाल वही है, ये खाली जगहें आखिर है क्या? इस हिडन स्पेस को लेकर कई पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि ये वेट बैलेंस करने के लिए बनाया गया स्ट्रक्चरल चेंबर हो या कंस्ट्रक्शन के दौरान छोड़ा गया कोई पैसेज। ये भी संभव है कि इसके पीछे कोई और अननोन चेंबर सिस्टम हो, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस ट्रेजर रूम या किसी हिडन वेल्थ की तरफ इशारा नहीं करता। लोग अक्सर इमेजिनेशन में गोल्ड या सीक्रेट आर्टिफैक्ट्स सोचते हैं, लेकिन साइंस में एक्साइटमेंट से ज्यादा पेशेंस जरूरी होती है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की सबसे बड़ी खासियत यही है, ये हर नई खोज के साथ जवाब कम और नए सवाल ज्यादा देती है। हजारों साल बाद भी ये दुनिया का सबसे रहस्यमय मॉन्यूमेंट है जो हमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि ह्यूमिलिटी भी सिखाता है। 4500 साल से ज्यादा समय हो गया। स्टॉर्म्स आए, अर्थक्वेक्स आए, एम्पायर्स उठे और गिरे, केसिंग स्टोन्स निकाले गए, फिर भी ग्रेट पिरामिड अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है। आखिर कैसे? इसका आंसर किसी मैजिक में नहीं, डिजाइन इंटेलिजेंस में छिपा है। सबसे पहले
इसकी बेस बेडरॉक पर बैठी है। दूसरा, इसका शेप खुद स्टेबिलिटी फ्रेंडली है, वेट नीचे इवनली ट्रांसफर होता है। तीसरा, कोर मेसनरी की मैसिव डेंसिटी और इंटरलॉकिंग प्लेसमेंट इसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेजिलियंस देती है। चौथा, इजिप्ट का शुष्क क्लाइमेट भी मदद करता है। यहाँ वैसी बारिश, फ्रीज थॉ साइकिल्स और वेजिटेशन डैमेज नहीं है जो कई मॉडर्न स्ट्रक्चर्स को जल्दी कमजोर करती है। लेकिन यह कहना भी सही नहीं होगा कि पिरामिड बिल्कुल अनटच्ड बचा रहा। इसकी आउटर केसिंग लार्जली गायब है, टॉप कैपस्टोन नहीं है, सरफेस वेदर्ड है। यानी ये इमॉर्टल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक्सट्रीमली रेजिलियंट ऑब्जेक्ट है। फर्क बहुत बड़ा है और यही फर्क एंशिएंट इंजीनियरिंग की मैच्योरिटी दिखाता है। अब अगर कोई कहे कि आज के इंजीनियर्स भी ऐसा नहीं बना सकते, तो ये बात आधी सही और आधी गलत है। आज की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, मटेरियल साइंस और हेवी लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी कहीं आगे है। अगर दुनिया चाहे तो एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना सकता है, लेकिन चैलेंज ये नहीं कि बन सकता है या नहीं। चैलेंज ये है कि क्या हम वैसी पॉलिटिकल विल, वर्कफोर्स डिसिप्लिन, मल्टी डेकेड कॉन्टिन्यूटी और रिचुअल मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड एफिशिएंसी ड्रिवन है, एंशिएंट वर्ल्ड मीनिंग ड्रिवन भी था। ग्रेट पिरामिड सिर्फ स्टोन प्रॉब्लम नहीं था, इट वॉज अ सिविलाइजेशन प्रॉब्लम जिसमें एग्रीकल्चर, टैक्सेशन, रिलीजन, एस्ट्रोनॉमी, लेबर और पावर सब एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ज हुए। आज हम स्काई स्क्रेपर जल्दी बना लेते हैं, लेकिन वे फंक्शन के लिए होते हैं। ग्रेट पिरामिड फंक्शन से आगे आइडेंटिटी के लिए बना था। इसलिए कंपैरिजन करते समय हमें मशीन्स नहीं, इंटेंशंस भी कंपेयर करनी चाहिए। शायद असली दूरी टेक्नोलॉजी की नहीं, वर्ल्ड व्यू की है। और अब वो थियरी जो हर मिस्ट्री कॉन्वर्सेशन में किसी न किसी मोड़ पर आ ही जाती है, वो है एलियंस। इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर इंसान ने नहीं बनाया होगा। ये लाइन सुनने में ड्रामेटिक है, लेकिन एविडेंस इसके साथ नहीं है। पिरामिड कंस्ट्रक्शन के लिए एलियंस की जरूरत तभी पड़ती है जब हम एंशिएंट ह्यूमंस की कैपेबिलिटी को पहले से कम मान लें। और अक्सर ये बायस अनजाने में कल्चरल भी होता है। जब कोई कहता है कि ब्रॉन्ज एज इजिप्शियंस ये नहीं कर सकते थे, तो वो असल में हजारों साल पुराने अफ्रीकन सिविलाइजेशन की इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जर्वेशन पावर को डिसमिस कर रहा होता है। हमें अभी भी रैंप्स के एग्जैक्ट फॉर्म या कुछ इंटरनल स्पेसेस का पर्पस नहीं पता, लेकिन अननोन का मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं होता। आर्कियोलॉजी का रूल सिंपल है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस चाहिए, और अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। सच ये है कि एलियन थ्योरी मिस्ट्री को ग्लैमरस बनाती है, लेकिन ह्यूमन अचीवमेंट को छोटा कर देती है। और शायद यही इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमजोरी है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर एक अलग तरह की एनर्जी फील होती है। इसके पीछे कई दावे हैं, जैसे खाना प्रिजर्व होना, चीजों का तेज होना या मेडिटेशन का बढ़ना। लेकिन साइंस के पास इन दावों का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। फिर भी लोगों का एक्सपीरियंस रियल हो सकता है, क्योंकि पिरामिड के अंदर टेम्परेचर स्टेबल है, अकूस्टिक्स अलग हैं और बंद स्टोन स्पेसेस इंसान की परसेप्शन को बदल देते हैं। अगर कोई पहले से मिस्ट्री सोचकर अंदर जाए, तो दिमाग उसी हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट करता है। असल बात एनर्जी नहीं, एनवायरनमेंट और साइकोलॉजी है। और शायद इसी वजह से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कोई एक मिस्ट्री नहीं है, ये कई लेयर्स वाली कहानी है। इंजीनियरिंग, बिलीफ, पावर और इमेजिनेशन की। हर जनरेशन इसे अपने नजरिए से देखता है, कोई एलियंस, कोई एनर्जी, कोई साइंस, तो कोई सिंबलिज्म। शायद इसका सबसे बड़ा रहस्य कोई हिडन चेंबर नहीं, बल्कि यह है कि इंसान एक स्ट्रक्चर में अपनी सोच और कल्पना कितनी गहराई तक डाल सकता है।